हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूं पॉलिटी की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आज आपको मौलिक अधिकारों को पढ़ा रहा हूं। तो मौलिक अधिकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनके आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, किस आर्टिकल में क्या है, इस तरह से एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे क्वेश्चन आपको उनका आंसर पता लग जाएगा। तो आइए देरी न करते हुए हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। तो देखिए, मौलिक अधिकार, सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? फंडामेंटल, इनको इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? तो ये फंडामेंटल राइट राज्य की ओर से, देखिए यहाँ राज्य का मतलब क्या है बच्चों? राज्य का मतलब है, यहाँ पर राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं है, यानी कोई प्रांत नहीं है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरह से कोई प्रांत नहीं है। राज्य का मतलब है यहाँ पर सरकार। राज्य का मतलब क्या लेते हैं पॉलिटी में? सरकार। तो सरकार की ओर से नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले वे अधिकार, जो सरकार होती है वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करती है, जिससे वो नागरिक एक अपना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके और उनका चहुमुखी विकास हो, उनका हर तरह से डेवलपमेंट हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। तो इसलिए तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपने पढ़ा कि राज्य की ओर से नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले वे अधिकार जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होते हैं, उनको कहते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का ये चैप्टर है, और इस मौलिक अधिकारों का चैप्टर में ये भारतीय संविधान में कहाँ पर है? तो देखो, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ है? तो ये भाग 3 में है। कौन से भाग में है बोलो? तो भाग 3 में, भाग 3 में है। कौन से अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों के विषय में हमें जानकारी देते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद बोल दो या फिर आर्टिकल बोलो। तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, यानी कितने? 12 से लेकर 35 का मतलब है कि कुल मिलाकर 24 आर्टिकल ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों के विषय में हमें जानकारी देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बताइए मौलिक अधिकार कहाँ पर है? पहले मौलिक अधिकार की डेफिनेशन हो गई, और फिर क्या हुआ? मौलिक अधिकार कौन से भाग में है और किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, यानी अनुच्छेद कौन से लेके कौन से तक है? तो वह है 12 से लेके 35 तक। और ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। और ये किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? अगर गृहीत संविधान की बात करें तो ये हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं, यानी अमेरिका के संविधान से लिया है। तो बताइए, मौलिक अधिकारों को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो मौलिक अधिकारों को हमने यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो ठीक है, हमने इसको इस स्लाइड पर ये कवर किया। आइए बढ़ते देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पहला ही जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं बोलो? ये मैंने बात पढ़ा दी आपको। कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है ये भी आप पढ़ चुके हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3, किस भाग में है? पार्ट 3, यानी भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हुई, और ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए फिर आगे लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमें सरकार की ओर से दिए गए अधिकार है, और हमारे संविधान में इनके बारे में उल्लेख है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। किस केस में? राष्ट्रीय आपात के समय में, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो देश में, किसी युद्ध हो यानी वार हो, या फिर कोई विदेशी आक्रमण हो, तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो उस स्थिति में मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं। स्थगित का मतलब है निलंबित।
स्थगित का मतलब है निलंबित, यानी सस्पेंड हो सकते हैं। तो सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन ये सस्पेंड कब हो सकते हैं? तो जब देश में इमरजेंसी लगी हो, आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो 352 के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन दो ऐसे हमारे मौलिक अधिकार है जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। कौन कौन से दो मौलिक अधिकार है जो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद 21। इनको मैं डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। अनुच्छेद 20 और 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कौन से दो मौलिक अधिकार है जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, इवन राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी, यानी नेशनल इमरजेंसी में भी, वो वॉर और एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में भी वो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो वो है आर्टिकल 20 और 21। डिटेल के लिए आगे आप वीडियो को देखते जाए और मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 20 में क्या है और आर्टिकल 21 में क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या की। तो देखिए, जब संविधान लिखा गया उस समय के संविधान को बोलते हैं मूल संविधान, और मूल संविधान जब में ये 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7, ठीक है। 7 कौन कौन से हैं अगली स्लाइड पर हम देख रहे हैं इसको। तो 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। मूल संविधान का मतलब है जब संविधान लिखा गया, कब लिखा गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया, वो हमारा ओरिजिनल या मूल संविधान है। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 31 और 19 में था, को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसे 300A में रखा गया और उसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो देखिए, आइए हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। या इस बात को हम जो ये संपत्ति का अधिकार हटाया गया, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। देखो सुनो, एक क्वेश्चन आता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और ये कहां पर था? तो ये अनुच्छेद नंबर 31 और 19, अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल नंबर 19 में था, ठीक है। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, यानी किसी भी नागरिक को प्रॉपर्टी को रखने का अधिकार था, ठीक है। और ये मौलिक अधिकारों की सूची के अंतर्गत उस समय आता था, यानी मौलिक अधिकारों में ये आता था। लेकिन बाद में 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई पीएम बने। मोरारजी देसाई पीएम बने। तो जब मोरारजी देसाई पीएम बने तो उन्होंने इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया 300A में। तो उन्होंने क्या किया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाते हुए 300A में रख दिया गया। कितने में रखा गया? 300A में। आज ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार पहले था जब मूल संविधान लिखा गया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, उनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन जो 7वां यानी मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार था, वो आर्टिकल 31 और 19 में था। और उसे जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो मोरारजी देसाई पीएम बने। उन्होंने उस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाते हुए आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, क्वेश्चन, और आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, आगे भी हम इसको पढ़ लेंगे। लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अगर बात करें तो आप इसको याद रखना। बताइए, संपत्ति का अधिकार पहले मूल संविधान में कहां था? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर
अनुच्छेद 31 और आर्टिकल नंबर 19 में। फिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो आप कहेंगे जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई पीएम बने थे और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में से हटाया गया। और आज ये मौलिक अधिकार नहीं है, क्या है? तो आप कहोगे कानूनी अधिकार है। और कानूनी अधिकार में से कहां रखा गया है? तो आप कहोगे 300A आर्टिकल में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया बोलो? अनुच्छेद 300A में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे। तो ठीक है, जो अब तक हमने किए उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम। अब देखिए बात करते हैं भाई मौलिक अधिकार कुल कितने हैं। तो अभी वर्तमान में मैंने कहा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और उसको कहाँ रख दिया गया? उसको रख दिया गया है कानूनी अधिकार के रूप में रखकर उसे 300A में रख दिया गया है। यानी अब जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब बाकी जो बचे हैं वो मौलिक अधिकार है। यानी मौलिक अधिकार अब बचे हैं 6, हमारे 6 मौलिक अधिकार है। तो 6 मूल अधिकारों में कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं इस स्लाइड पर आप देख सकते हो। तो पहला क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। तो ये पहला है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता को क्या बोलते हैं? फ्रीडम। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो ये है हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमें मौलिक अधिकार है और वो हमारे अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के बीच है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक, यानी 3 आर्टिकल। ठीक है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, फंडामेंटल राइट टू, फंडामेंटल राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल। तो शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर का अधिकार। तो इसको देख लेते हैं, ये 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये कौन सा है? ये आर्टिकल 32 में है। तो इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि किस आर्टिकल में क्या है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकारों के एक एक आर्टिकल को पढ़ना। तो देखिए आर्टिकल को पढ़ने से पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। तो जो 12 से 35 तक है, तो आर्टिकल 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में, तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है बच्चों? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12 में क्या है? तो आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। यानी राज्य क्या होगा? तो राज्य की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए राज्य का मतलब यहां यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड नहीं है। राज्य का मतलब है यहां पर सरकार, गवर्नमेंट, जो मौलिक अधिकारों को लागू कराती है या फिर मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जो जिम्मेदार है, जो मौलिक अधिकारों को प्रदान करती है, उसको बोलते हैं राज्य। और राज्य का मतलब यहां पर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ये राज्य होगा। राज्य के अंतर्गत आएगा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार। ठीक है। राज्य के अंतर आएगा लोकल गवर्निंग बॉडी, लोकल बॉडीज,
राज्य के अंदर आएगा अन्य जो निकाय हैं, जो दूसरे निकाय हैं, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या दूसरी जो इकाइयां हैं, दूसरी यूनिट्स है, जैसे ओएनजीसी है या जो दूसरे डिपार्टमेंट ओएनजीसी है, एलआईसी है, गेल है, बेल है, तो ऐसी सब इन सबको राज्य सम्मिलित रूप से राज्य कहा जाएगा। और राज्य जो है हमें मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, यानी मौलिक अधिकार हमें जो प्रदान करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती हैं, और ये हमारे मौलिक अधिकारों पर अंकुश का प्रयास भी कर सकती है। और जब ये अंकुश का प्रयास करेंगे तो हमारा संघर्ष, नागरिक का संघर्ष इन्हीं से शुरू होगा, और नागरिक इनके लिए कोर्ट जा सकता है। तो इसमें जो है आर्टिकल अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। तो आपने समझा कि भाई आर्टिकल 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। तो आइए बढ़ते हैं फिर आर्टिकल 13 को देखते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 आता है। तो आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में देखिए आर्टिकल 13 में है उच्चतम न्यायालय उन सभी विधियों को जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, वो सारी विधियां जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती हो, उन सबको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, यानी वो सारी विधियां जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो या किसी को मौलिक अधिकारों से वंचित करती हो, उन सारी विधियों को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 13 में है ये किस में है, आर्टिकल नंबर 13 में, आर्टिकल 13 में। तो इसमें ये कहा गया कि भाई पहले ये माना गया क्या सरकारें जो है संविधान संशोधन करती है, तो क्या जो सरकार संविधान संशोधन करती है वो भी क्या विधि में शामिल है? तो भाई उसमें एक पहले ये शामिल हुआ था कि जो सरकारें संविधान संशोधन करती है वो विधियों में शामिल नहीं है या उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया कि ऐसे संविधान संशोधन जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश करते हो या मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाते हो, उनको भी विधि मान लिया जाएगा और वो भी अवैध घोषित हो सकते हैं। तो ठीक है, तो आपने पढ़ा आर्टिकल नंबर 13। तो ये आर्टिकल नंबर 13 है और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या उन सभी विधियों को शून्य करार दे सकता है, उन सबको अवैध घोषित कर सकता है जो किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो या मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश करती हो। यानी कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा ऐसा कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 और के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा, आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा हाई कोर्ट और आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उन सभी विधियों को अवैध घोषित कर सकता है जो मौलिक अधिकारों पर किसी न किसी प्रकार से उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करती हो या उनको उल्लंघन करती हो। तो लेकिन इसमें साथ में ये था, लेकिन संविधान संशोधन को मूल विधि नहीं माना गया, संविधान संशोधन को विधि नहीं माना गया। अगर सरकार संविधान संशोधन करती है तो वो अवैध घोषित नहीं हो सकती, यानी उन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस आया तो केशवानंद भारती में ये डिसीजन दिया गया, केशवानंद भारती मामले में ये डिसीजन दिया गया
कि अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन है, अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन है जो मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार से अंकुश लगाने की कोशिश करता हो, वो भी अवैध है, यानी वो भी इनवैलिड है, तो वो भी नल है। तो इस तरह से संविधान संशोधन, लेकिन संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे को और संविधानों पर, संविधान के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश ना करता हो, अगर वो अंकुश लगाने की कोशिश करता है तो वो भी अवैध घोषित हो जाएगा। और ये ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा। तो आपने पढ़ा भाई, हमने पढ़ा अभी आर्टिकल 12 को। आर्टिकल 12 में क्या है? तो आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, और आर्टिकल 13 में है क्या है? आर्टिकल 13 में ये है कि हर वो विधि जो किसी की प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, वो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। तो ये हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा। आइए अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट हमारे आर्टिकल्स है, और उनको हम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में क्या है? तो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 14। तो ये मौलिक अधिकारों का अब हम आ गए हैं आर्टिकल नंबर 14 पर। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। यानी अगर कोई कानून है देश में और वो कोई भी नागरिक हो, तो नागरिक कानून के सामने सब समान है, सब पर वो कानून समान रूप से लागू होगा। कोई किसी को विशेष अधिकार नहीं होगा कि उस कानून से कोई भी ऊपर नहीं हो सकता है। यही लिखा है आर्टिकल नंबर 14 में। तो देखो इसमें क्या है? इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान प्रकार से वो कानून लागू होगा। तो ये आर्टिकल नंबर किसमें है? आर्टिकल 14। तो यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 है इसके बाद। तो आर्टिकल 15 में क्या है बच्चों? तो आर्टिकल 15 में है धर्म, नस्ल, धर्म यानी रिलीजन, नस्ल यानी रेस, जाति कास्ट, जेंडर और जन्म स्थान बर्थ प्लेस के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड बर्थ प्लेस। तो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति के आधार, धर्म के आधार पर हो, चाहे नस्ल के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो और जन्म स्थान के आधार पर हो। तो किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोक के लिए कहता है आर्टिकल नंबर 15। राज्य के द्वारा धर्म, मूल निवास, जाति के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 15। अब हम पढ़ते हैं भाई आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या? आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के क्षेत्र में समानता। लोक नियोजन क्या होता है भाई? सरकारी नौकरी। तो देखो लोक नियोजन के क्षेत्र में विषय में समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है तो इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में समानता। तो आप ये देखते हैं जब सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए सभी लोग समान रूप से अप्लाई कर सकते हैं। यानी जब सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए सरकार जो है सबको समानता प्रदान करती है और उसमें सभी लोग समान रूप से अप्लाई कर सकते हैं। जब सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं तो उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें किसी से भी कोई किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता और सबको समान अवसर दिए जाते हैं कि कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या लिखा? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन और नियुक्तियों के संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, SC, ST और OBC। लेकिन हाँ, इसमें क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये जो हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकारों में कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे सरकारी नौकरी के लिए सबको समानता तो होगी, लेकिन सरकार ऐसे कुछ प्रोविजन कर सकती है, ऐसे कोई प्रावधान कर सकती है जिसके द्वारा SC, ST और OBC वर्ग के लिए अलग से कुछ वैकेंसीज निकाल सकते हैं। जैसे बैकलॉग वैकेंसी की प्रोविजन को हो
तो कुछ वैकेंसीज SC ST के लिए रिजर्व हो सकती हैं या बैकलॉग वैकेंसी आ सकती हैं, वो एक अलग है। तो क्योंकि ये अपवाद के रूप में है, एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल, तो एक्सेप्शनल केस है कि SC का, ST का और OBC के लिए अलग से रिजर्व वैकेंसी हो सकती है। लेकिन वैसे भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में समानता। तो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सबको समानता है। अगर आप समान योग्यता रखते हो तो आप किसी भी लोक नियोजन में, किसी भी सरकारी नौकरी में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास वो निश्चित और निर्धारित जो सरकार ने जिसके लिए जो उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए जो योग्यता है, अगर वो आप धारण करते हो तो आप उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और तो ये हमने बताया भाई आर्टिकल नंबर 16, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में समानता। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ा, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। तो आर्टिकल 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या है? किसी भी आर्टिकल 15 में है भारत के किसी भी नागरिक से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और बर्थ जीवन मूल जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव या विभेद नहीं किया जाएगा। तो यह आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरी के क्षेत्र में समानता, लोक नियोजन के क्षेत्र में समानता के अवसर प्रदान करना, यानी सबको सरकारी नौकरी में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन SC ST और OBC के लिए बैकलॉग वैकेंसी गवर्नमेंट निकाल सकती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17। तो आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? देखो, आर्टिकल नंबर 17 में है एबोलिशमेंट ऑफ अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशमेंट ऑफ अनटचबिलिटी। तो एबोलिशमेंट ऑफ अनटचबिलिटी आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत हो गया है, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया, एबोलिशमेंट ऑफ अनटचबिलिटी। तो ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। और अस्पृश्यता को लिए हमेशा जो है, कोई भी अगर अस्पृश्यता को अपनाता है जीवन में व्यावहारिक रूप से या छुआछूत करता है तो उसे दंड का प्रावधान है। तो ये आर्टिकल नंबर 17 है, छुआछूत का अंत हो गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया आर्टिकल 17। अब देखिए आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, एबोलिशमेंट ऑफ टाइटल। देखिए जो टाइटल्स है वो एबोलिश कर दिए गए हैं। तो सेना में देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान में आर्टिकल 18 ये कहता है किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी सिवाय शिक्षा से संबंधित या फिर सेना से संबंधित उपाधियों के अतिरिक्त। यानी अगर शिक्षा से संबंधित उपाधियां दी जाएगी और सेना से संबंधित उपाधियां भी दी जाएगी और इनको छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। और ठीक है, और भारत का कोई नागरिक अगर किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, यानी भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो सेना और विद्या यानी शिक्षा से संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सभी प्रकार की उपाधियों पर अंत है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं आते। देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। और पद्म विभूषण और भारत रत्न। ठीक है, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इनकी शुरुआत 1954 में होती है। तो ये पुरस्कार जो है उपाधियों का अंत हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई
इन पुरस्कारों को, जो भारत पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, क्या ये भी नहीं प्रदान किए जाएंगे? तो ये भारतीय संविधान ये कहता है, 1996 में ये डिसीजन आया कि इनको प्रदान किया जाएगा, और ये जो है ये टाइटल्स में नहीं आते, यानी इस अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये प्रतिबंधित नहीं है। यानी पद्म विभूषण, पद्म श्री दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा, भारत रत्न भी दिया जाएगा, लेकिन प्राप्त करने वाला इनका प्रयोग अपने नाम के उपसर्ग यानी पहले लगाकर और प्रत्यय यानी बाद में लगाकर नहीं करेगा। यानी जो पद्म पुरस्कार है और भारत रत्न पुरस्कार है वो पुरस्कार दिए जाएंगे, वो आर्टिकल 18 के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन प्राप्त करने वाला उन अधिकारों, उन पुरस्कारों का प्रयोग अपने नाम के उपसर्ग और प्रत्यय में नहीं करेगा, यानी नाम के आगे नहीं लगाएगा और ना नाम के पीछे लगाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कब दिया था? 1996 में। ठीक है, ये जो पद्म पुरस्कार है यानी पद्म श्री, भूषण, विभूषण, भारत रत्न है, इन्हें 1977 में मोरारजी देसाई ने बंद कर दिया था। 1954 में ये शुरू हुए थे, फिर इनको मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में बनी, उन्होंने इनको बंद कर दिया था, लेकिन बाद में 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने दोबारा शुरू कर दिया है, दोबारा से फिर प्रदान किए जाते हैं। तो 1980 से फिर दोबारा प्रदान किए जा रहे हैं, बीच में ब्रेक आया था 77 से लेकर 1980 के बीच में, और अब ये दोबारा से प्रदान किए जाते हैं। तो भाई पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय जो पुरस्कार है भारत रत्न वगैरह वो दिए जाएंगे, लेकिन प्राप्त करने वाला उन्हें अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगाएगा, और जैसे कोई भारत रत्न ये ऐसे कह के नाम नहीं लिखेगा। ठीक है, नहीं तो उसे वो उन पुरस्कारों को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है भाई उपाधियों का अंत कर दिया गया, ऐसा सरकार ने इसलिए किया जिससे कि समाज में समानता स्थापित हो, समानता स्थापित होने के लिए ऐसा सरकार ने किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।